तो राधे राधे साथियों। और ये आज हमारे 13 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास है। मॉर्निंग में क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, और इसकी सूचना मैंने मॉर्निंग में आपको पहुंचा दी थी, टेलीग्राम पे भी और कम्युनिटी पोस्ट पे भी। वहाँ मैंने बोल दिया था कि इवनिंग तक क्लास अपलोड हो जाएगी, लेकिन अभी डे टाइम पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और मैं आपको इवनिंग के पहले ही अपलोड करा के दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। राज्य सरकार ने बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक पारित किया है। तो इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन जंगली जानवरों को समाप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो इस विधेयक के तहत राज्य सरकार को किसी विशिष्ट क्षेत्र में और विशिष्ट समय के लिए वन्य जीवों को पीड़क जंतु या हिंसक घोषित करने की शक्ति मिल सकती है, जो कि वर्तमान में केंद्र के पास है। जैसे कि उन्हें लगेगा कि ये जानवर मानव जाति के लिए या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर समय में ये खतरा है, तो वो उसे मारने का फैसला खुद से ले सकेंगे। अब बात केरल की हो रही है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोने कोना, वृक्ष है नारियल का फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क है। यहाँ पे इडुक्की डैम मिलेगा आपको पेरियार नदी पर। क्लासिकल डांस यहाँ के दो हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम हो गई है। ओणम, त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल, मकर विलक्कू, विशु उत्सव, ये सब यहीं के फेस्टिवल हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था, ऐसे नहीं पूछा था विशु उत्सव कहाँ का, ये पूछा था केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है। 4 ऑप्शन दे दिए थे, केरल के ही त्योहार थे, तो आंसर विशु उत्सव आपको चुनना है। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, याद रखना। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल भी आपको केरल में मिलेगा। ये तो केरल से संबंधित कुछ स्टैटिक हो गए। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखते हैं केरल से। तो एरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बना है, केरल में है। और हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने अभी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया, उसमें टॉप पे रहा केरल। केरल का पहला स्किन बैंक ये आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। अभी अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, ये भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया। ये केरल के अल्लापूजा जिले में स्थित है। केरल के पूर्व मंत्री रहे VS अच्युतानंद का निधन हो गया, 11वें नंबर के थे। फेसलेस GST अधिनिर्णय, GST एडजुडिकेशन यानी कि न्यायिक निर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बना केरल। केरल के पर्यटन ने पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य ये बना केरल। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? DG केरलम प्रोग्राम। और इसी के साथ याद रखना ये 3 पॉइंट कि भारत का पहला साक्षर जिला केरल का मल्लपुरम, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर पंचायत केरल का पुल्लमपारा पंचायत, और पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना मिजोरम। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? केंद्र का जो उल्लास कार्यक्रम है उसके अंतर्गत। तो ये केरल से संबंधित हमने स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों कवर करे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्पार्क 4.0 को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आयुष मंत्रालय ने। स्पार्क का फुल फॉर्म हो गया स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अभी स्पार्क 4.0 को शुरू किया है। ये स्पार्क का चौथा संस्करण है। क्या ये स्पार्क? ये एक तरह का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो आयुर्वेद में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें छात्रों को 2 किस्तों में 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 2 महीने में मिल जाएंगी ये 2 किस्तें, यानी कि टोटल 50,000 रुपये। इसका पहला संस्करण 2022 में आया था। अभी ये चौथा संस्करण है। स्पार्क याद रखना, संबंध आयुष मंत्रालय से है। बाकी आयुष या आयुर्वेद से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे। जैसे कि मोदी जी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन यानी कि करी जिसे आप बोलते हो अंग्रेजी में, सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी। कहाँ पर? नई दिल्ली के रोहिणी में। आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया था। नाम है ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नी। जन औषधि सप्ताह 2025 1 से लेकर 7 मार्च तक
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये 2008 में आई थी, जिसका उद्देश्य है जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना। और भारत का लक्ष्य क्या है? 31 मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने का उद्देश्य है? 25,000। और अब तक, और अब से हमने देखा इस साल से हर साल हम आयुर्वेद दिवस ये 23 सितंबर को मनाएंगे। इस बार की थीम थी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, और इस बार का 10वां एडिशन था जो कि मनाया गया गोवा में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया था। हमारे आयुष मंत्री का नाम याद रखना, प्रताप राव गणपत राव जाधव है, और आयुष को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय को 2014 में बनाया गया था। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? भारत में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। द्रव्य पोर्टल, इसको आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को। तो अभी 27वां सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 में कई अवार्ड दिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा को, और भारत के स्पिनर रहे BS चंद्रशेखर को। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया जो रूट को। विशेष स्मृति चिन्ह चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर यह दिया जा रहा है रोहित शर्मा को। वुमेन्स बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, वुमेन्स बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंगरीश रघुवंशी को दिया गया। बाकी और भी कई सारे हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट थे भारतीय वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ पर हुई? तो आंसर होगा तुर्की में। तो अभी तुर्की देश में एक पुरातात्विक स्थल है कराहन तेपे, जहां पर खुदाई के दौरान अभी 12,000 साल पुराने टी आकार के स्तंभ पर मानव चेहरे की नक्काशी पाई गई है। इस नक्काशी में आप देख सकते हो गहरी आंख मिलेगी आपको देखने को, चौड़ी नाक मिलेगी, जो कि मानव चेहरे की आकृति को दर्शाती है। और ये पहली बार भी है जब इस तरह का चित्रण सीधे एक स्तंभ पर पाया गया है। तो ये खोज इस विचार की पुष्टि करती है कि टी आकार के स्तंभ मानव शरीर के प्रतीक थे। कहाँ पर मिले? तुर्की में मिले। ले चलते हैं आपको सीधे तुर्की। पहले तुर्की कहते थे, अभी इसका नाम बदलकर तुर्की हो गया। कैपिटल इसकी अंकारा होती है, करेंसी है टर्किश लीरा, प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान। तुर्की ये 2 महाद्वीप में आता है, एशिया और यूरोप में आता है। तुर्की भी आता है, और इसी तरह से रशिया भी एशिया और यूरोप में आपको मिलेगा। और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप में लगभग सारे देश संपन्न है, लेकिन तुर्की संपन्न नहीं है, इसीलिए कहते हैं। अनातोलिया का पठार, जिसे एशिया माइनर का पठार कहते हैं, यहीं पर मिलेगा। सर्वाधिक लवणता वाली झील वोन गोलू झील भी आपको यहीं पे मिलेगी। उसके अलावा अभी दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर भी ये तुर्की में ही खोजा गया था। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब ये पेश किया था तुर्की ने। और इसी के साथ तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का भी अनावरण किया था। और डार्डानेल्स जल डमरू मध्य, ये आप मैप से देखो, ये एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। या आप कह सकते हो कि जो तुर्की का यूरोपीय पार्ट है उसको इसके एशियाई पार्ट से, जो एशियाई हिस्सा है, उससे अलग करता है। हमने कहा ना तुर्की यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, लेकिन उसके बीच में ये जल डमरू मध्य आपको मिलेगा। यहाँ पे ये इसको अलग कर रहा है। डार्डानेल्स जल डमरू मध्य ये नीचे की साइड हो गया। और इसी तरह से ऊपर आप देखोगे ये बॉस्फोरस की जल संधि है यहाँ पे, ये भी इसके यूरोप वाले और एशिया वाले हिस्से को अलग अलग कर रहा है। और किससे जोड़ रहा है आप देख सकते हो, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? तो आंसर होगा पेपाल। तो अभी पेपाल ने भारत के यूपीआई को अपने पेपाल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है। इसका मतलब हो गया कि अब भारतीय उपभोक्ता यानी कि भारतीय ग्राहक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन स्टोर पर भुगतान करने के लिए, पेमेंट करने के लिए अपने यूपीआई खाते का उपयोग कर सकेंगे। और याद रखना साथ में कि पेपाल के वैश्विक प्लेटफॉर्म जो कि है पेपाल वर्ल्ड, इसमें शामिल होने वाला यूपीआई पहला भुगतान प्रणाली भागीदार पेमेंट सिस्टम पार्टनर बना है। पेपाल ये अमेरिका की कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, स्थापना होती है 1988 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया अमेरिका में।
कैलिफोर्निया भी न्यूज़ में था, जो कि दिवाली को स्टेट हॉलीडे का दर्जा देने वाला अमेरिका का तीसरा बना था, और इसके प्रेसिडेंट और सीईओ हैं एलेक्स क्रिस। बाकी यूपीआई की भी बात हो रही है। यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसे तैयार किया था एनपीसीआई ने 2016 में, और इसे 8 देश अभी तक अपना चुके हैं, जिसमें अभी लेटेस्ट 8वें नंबर का कौन सा कंट्री बना था इसे अपनाने वाला? कतर। यूपीआई से संबंधित कुछ और प्रश्न आपके सामने हैं। जैसे हमने कहा अभी लेटेस्ट 8वां देश इसे अपनाने वाला बना था कतर, उसी तरह से पहला देश बना था नेपाल। विदेशी देशों की बात कर रहा हूँ, भारत तो है ही, भारत का है तो भारत तो अपनाएगा ही सही। इसके अलावा यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश पूछेंगे तो फ्रांस है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबीक्विक। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक बना था। फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा ये कहाँ पर लॉन्च की थी? इसका उत्तर आप लोग देंगे। और यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो बना था। वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम ये कौन सा बन गया? यूपीआई। ठीक है, सब ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो भारत का विशाल गैस वाहक पोत गैस कैरियर शिप यह है शिवालिक, और ये जहाज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्वामित्व में है, और अब ये वैश्विक गैस व्यापार में भारत की भूमिका मजबूत करेगा। तो इसका उपयोग एलपीजी और अन्य गैसों के परिवहन के लिए किया जाएगा। अच्छा, आप ध्यान दोगे या आप सोचोगे कि अगर ये भारत का तीसरा गैस वाहक पोत है तो पहला और दूसरा कौन सा था? पहला सह्याद्री था और दूसरा था आनंदमयी। अब ये तीसरा बना है शिवालिक, और इस शिवालिक को कहाँ पर तैयार किया गया? साउथ कोरिया में। और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने यूएई से आईओसीएल के लिए एलपीजी लोड किया, और अभी ये विशाखापत्तनम पोत पर विशाखापत्तनम बंदरगाह पर पहुंच गया है, और इसने अपनी पहली यात्रा भी पूरी की है। यहाँ पर अभी इसका स्वागत भी किया हमारे शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से किन चीज़ों से बनी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन से। अब आपके लिए एक साइंस का प्रश्न जो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। एलपीजी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, हमारे किचन में, जब वो लीक होती है तो स्मेल आती है, तो आपको पता चल जाता है। तो उस स्मेल के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, ये आपको उत्तर देना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन HE6 ये चलाया है? ऑपरेशन का नाम है HE6, इसको चलाया है सीबीआई ने। तो एक्चुअली में अभी इंटरपोल ने ही ऑपरेशन HE6 को लॉन्च किया था, जिसमें 40 देशों ने मिलकर के साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई की, और इसमें भारत की सेंट्रल इन्वेस्टिंग एजेंसी जो सीबीआई है, इसने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तो इस ऑपरेशन के तहत लगभग $439 मिलियन की वसूली की गई, 68,000 से ज़्यादा बैंक खातों को ब्लॉक किया गया, और 400 से ज़्यादा क्रिप्टो वॉलेट फ्रीज किए गए। अब यहाँ पे दो संस्थाओं की बात हो रही है, सीबीआई और इंटरपोल। दोनों की हम चर्चा करते हैं, दोनों बताता हूँ आपको। सीबीआई फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना होती है 1963 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर है प्रवीण सूद। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी। वैसे संथानम समिति ने या इसकी सिफारिश पे दो संस्थाओं की स्थापना होती है, एक तो ये सीबीआई और एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी। वैसे सीबीआई के पहले डायरेक्टर भी याद रखना धर्मनाथ प्रसाद कोहली थे। इसका आदर्श वाक्य होता है इंडस्ट्री इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी, उद्योग निष्पक्षता और ईमानदारी। और सीबीआई जो कि एक वैधानिक संस्था नहीं है, ये अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करता है। सीबीआई से कुछ और प्रश्न बनते हैं क्या? बनते हैं बिल्कुल। अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया था, भारत पोल इसका नाम है। सीबीआई ने ही ड्रग नेटवर्क समाप्त करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया। ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन हॉक शुरू किया। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया था? ऑपरेशन चक्र 5। तो सीबीआई से तो ये पॉइंट्स हो गए, बाकी इंटरपोल की भी लगातार बात करेंगे। इंटरपोल मतलब हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 7 सितंबर 1923। इसीलिए 7 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन के रूप में मना रहे हैं 2023 से। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस, प्रेसिडेंट है अहमद नासर अल रईसी। मोटो हो गया कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड।
और मेंबर कंट्रीज में 196 है, 196 नंबर का पलाऊ बना था। और 2024 में इसकी 92 नंबर की जो बैठक है वो यूके ग्लासगो में हुई। और इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाल ली है? यूएई। और अभी हमने पढ़ा था ईडी, जो हम ईडी पढ़ते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसने पहली बार इंटरपोल के जरिए अभी पर्पल नोटिस जारी करवाया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो मई में आपको याद होगा, अभी हमने इस साल की बात करें 10 मई को मनाया था, और अक्टूबर में अभी 11 अक्टूबर को मना रहे हैं। थीम सेम रहने वाली है, शार्प्ड स्पीसीज क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। और इसे मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जागरूकता फैलाना, जो अलग अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। अब डे वाला प्रश्न है, देखते हैं एक बार अक्टूबर में कौन कौन से डेज हमने मनाए। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वेजिटेरियन डे होता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे था। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया। 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे मनाया। और इसमें एक पॉइंट याद रखना कि इस बार भारतीय वायुसेना ने अपना 93rd नंबर का स्थापना दिवस मनाया था, और कहाँ पे मनाया था? गाजियाबाद में। इसके अलावा 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और नेशनल पोस्टल डे मनाया, और अभी 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया था। तो ये अक्टूबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो याद होने चाहिए। मेरे साथ साथ बोला करो, तो आपको ये याद होंगे, बोलने से जल्दी याद होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रेनुअल परियोजना शुरू हुई है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो भारत की पहली सहकारी संचालित कंप्रेस्ड बायोगैस और पोटाश ग्रेनुअल प्रोजेक्ट, अभी ये कोपरगांव, अहिल्यानगर जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पे ये शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे जो गृह मंत्री और जो हमारे पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। ये परियोजना कृषि अपशिष्ट से कंप्रेस बायोगैस और पोटाश का उत्पादन करती है, जो एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत और उर्वरक है। और इसका संचालक है कौन? सहकार महर्षि शंकर राव कोल्हे सहकारी चीनी मिल। इसलिए तो हमने कहा ये भारत की पहली सहकारी संचालित कंप्रेस्ड बायोगैस और पोटाश ग्रेनुअल प्रोजेक्ट है। तो इसमें से हर दिन 12 टन तो कंप्रेस्ड बायोगैस और 75 टन पोटाश का उत्पादन होगा। अच्छा, सीएनजी का मतलब क्या होता है भाई? एलपीजी अभी पीछे हमने देखा था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मुख्य कंपोनेंट इसमें मीथेन होता है। आपको याद है अभी बायो सीएनजी संयंत्र प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला, जिसका नाम है लाल टिपारा गौशाला, इसका उद्घाटन किया गया था ग्वालियर में। दुनिया का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल ये बजाज ने लॉन्च किया था, बजाज फ्रीडम 125 नाम है। और मोदी जी ने अभी गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया था रांची में। और नॉर्थ ईस्ट का जो पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ये आपको मिलेगा असम में। एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये अभी उद्घाटन हुआ था पंजाब के संगरूर में। और जो आज हमने पढ़ा है वो भी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ही है, लेकिन ये भारत का पहला सहकारी संचालित है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की? तो आंसर होगा चीन। तो अभी चीन ने अपना माल यूरोप तक पहुंचाने के लिए एक नया मार्ग शुरू किया आर्कटिक से होकर के, जिसे नाम दिया ध्रुवीय रेशम मार्ग, पोलर सिल्क रोड। तो ये मार्ग, ये रास्ता आर्कटिक महासागर से होकर के पूर्वी एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। और चीन ने अभी इस मार्ग पर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा शुरू की है। तो ये यूरोप और चीन के बीच एक छोटा समुद्री मार्ग होगा। और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण परिवर्तन के कारण आर्कटिक में जो बर्फ है वो पिघल रही है, जिससे ये संभावित मार्ग खुल पाया है। चीन ने ऐसा किया, तो ले चलते हैं आपको चीन। ये रहा मैप में चीन। कैपिटल इसकी बीजिंग हो गई है। यहीं पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन भी हो गई, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। उसके अलावा हमने पढ़ा था भी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये चीन में बन चुका है, इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ये एक तरह का रोड ब्रिज है,
इसकी ब्रिज की ऊंचाई की बात करें 625 मीटर ऊंचा है, यानी कि 251 फुट। उसके अलावा चीन का एक एयरपोर्ट है यांगताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसने 2025 का प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार जीता था। सबसे सुंदर एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया जाता है, यूनेस्को देता है। और 2025 में जो अभी 25वीं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुई थी, ये चीन के तियानजिन में हुई थी। 12वां वर्ल्ड गेम्स ये हुआ चीन के चेंगडू शहर में। अब जो 13वां होगा 2029 में, वो जर्मनी में होगा। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ये शुरू हुए थे चीन के बीजिंग में। और ये एससीओ समिट हमने पढ़ी लिया, अभी चीन में हुआ। थीम देख लेना, अब होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। 11वां वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 ये भी हुआ था हांगझाऊ चाइना में। इसमें टॉप 3 कंट्रीज बताए, पहले पे चाइना, फिर इंडिया, फिर जापान। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू, हड्डी को चिपकाने वाला एक पदार्थ बनाया था जो टूटी हड्डी को मात्र 2 से 3 मिनट में जोड़ देगा। और गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट भी अभी चाइना ने शुरू किया। तो इन सब कारण से अभी चाइना न्यूज़ में था, हमने रिवाइज कर लिया। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और जिस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाए। देखो, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और काम सबके पास होते हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे, आप जिन्हें जानते हो, काम उनके भी होते हैं, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, उनके पास दूसरे टीचर अवेलेबल होते हैं, तो अपनी क्लास उनसे दिलवा लेते हैं, या उनके हर शहर में सेंटर उपलब्ध होते हैं, हर फैसिलिटी होती है, तो वहाँ से वो क्लास ले सकते हैं। लेकिन अपना एक छोटा सा चैनल है जिसे मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ, और सच बात बताऊँ तो इससे इतनी इनकम होती नहीं है कि मेरा खुद का परिवार भी अच्छे से मैं रन कर पा रहा हूँ। तो ये तो सवाल उठता नहीं है कि मैं दूसरे को भी इसमें जोड़ूँ, क्योंकि वो भी उम्मीद रखेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, वर्क करेंगे तो उनको भी अपनी फैमिली चलानी है। इसीलिए मैं किसी को जोड़ नहीं पाता हूँ, ना कोई जुड़ पाते हैं। बड़ा चैनल हो जाता है, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो फिर अपने आप चीज़ें बढ़ती चली जाती है, फिर आपको प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, अपने आप लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। तो बस अगर आपको सेशन अच्छा लगे, लेट और जल्दी की बात नहीं है, कुछ समस्याएं होती हैं, पर अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो अच्छा लगता है, तो इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि कुछ भी हो जाए आपकी बस छुट्टी ना हो। लेट ज़रूर अपलोड हो जाता है, लेकिन मैं छुट्टी नहीं करता जब तक मेरे हाथ में होता है। पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे प्रयास करने के बावजूद भी अगर मैं उसमें सफल नहीं हो पाता या कैपेबल नहीं हूँ, तो फिर उस दिन छुट्टी ज़रूर हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा 100 में से 97-98 टाइम्स वीडियो चाहे देरी से अपलोड होगा, दूसरे दिन अपलोड होगा, लेकिन होगा ज़रूर। एक आध दिन कुछ ऐसी सीवियर कंडीशन रही होगी तो ही क्लास नहीं आ पाई होगी। बाकी एप्लीकेशन में क्विजेज मुझे पता है नहीं आ रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए क्लास अपलोड नहीं मतलब क्विज अपलोड नहीं हो रही है। जैसे ही वो प्रॉब्लम ठीक होती है, मैं सारी क्लासेस जो भी क्विजेज छूट रही है वो सारी एक साथ अपलोड करूँगा। अब मैं करूँ क्या, मेरे हाथ में है नहीं। तो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो एक एक स्टूडेंट को रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैंने यहाँ पे सबको एक साथ जवाब दे दिया। बाकी एक काम करते हैं, कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? पलाऊ। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश के द्वारा शुरू किया गया? चाइना। भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? हरियाणा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा ये की ताइवान ने। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे रही? आईएससी बेंगलुरु। और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 11 अक्टूबर को। भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र अभ्यास का आयोजन किया गया। याद रखना, ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, नेवल वाला नहीं है। नेवल वाला तो हो चुका है, इसी साल अभी मार्च में हुआ था, वो चेन्नई और बे ऑफ बंगाल में हुआ था। ये अभी आर्मी वाला एक्सरसाइज है, थल सेना अभ्यास, जो राजस्थान में हुआ। उसके अलावा मेटा प्लेटफॉर्म में अंडर सी केबल परियोजना जिसका नाम वाटर वर्थ है, इसके लिए भारत के किन शहरों को चुना, या भारत में कहाँ पे अपना लैंडिंग स्थल बनाएंगे? मुंबई और विशाखापत्तनम। और आखिरी प्रश्न था, हील 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये किसने किया? तो आंसर होगा फिक्की ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अभी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आंसर होगा सुशीला कार्की ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।